हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर 1 अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये क्या है? ये क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक है और हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हाउ वंडरफुल इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, यानी सूर्यास्त। हाउ मीन्स कितना, वंडरफुल मीन्स अद्भुत है आकाश को देखना सूर्यास्त के बाद, यानी कि हाउ वंडरफुल इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। किसी को सबसे पहले आकाश में चमकते एक या दो चमकीले बिंदु यानी कि शाइनिंग डॉट्स दिखाई देंगे। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और धीरे धीरे आप देखें कि इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आप उनकी गिनती नहीं कर सकेंगे। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। इतने बढ़ जाएँ कि आप उनकी गिनती भी नहीं कर पाएंगे। द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। अब पूरा का पूरा आकाश, पूरा का पूरा आसमान भर जाएगा छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से, जिन कुछ बहुत ज़्यादा चमकीले होंगे, कुछ कम चमकीले होंगे। इट सीम्स एज इफ़ द स्काई इज स्टडेड। जो आसमान है वो मान लो हीरो से जड़ा हुआ। स्टडेड मीन्स जड़ा हुआ। दे ऑल appear to be twinkling, but if you look them carefully, you will notice that some of them not twinkle as others. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. वे सभी टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उनमें से कुछ दूसरे की तरह टिमटिमाते नहीं हैं। कुछ चंद्रमा की तरह भी टिमटिमाते हैं और वो चमकते हैं, और कुछ टिमटिमाते हैं। अमंग दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इन चमकदार वस्तुओं के साथ साथ, यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। अधिकांश दिनों में, यानी ज़्यादातर दिनों में आपको मून भी मिलेगा आसमान में चमकता हुआ। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग टाइम पर आपको दिखाई दे, ज़रूरी नहीं है कि एक ही समय पे हर रोज़ आपको दिखाई दे। इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स में भी हो सकता है। एंड एट डिफरेंट पोजिशन, और अलग अलग पोजिशंस में भी हो सकता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ। अब जो फुल मून होता है, जिसमें पूरा गोला हमको दिखाई देता है, वो सिर्फ महीने में एक बार ही दिखाई देता है, पूरा चमकता हुआ। उसको बोलते हैं फुल मून। नाइट और पूर्णिमा, इसको हम हिंदी में पूर्णिमा भी बोलते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर, यानी एक पखवाड़े के बाद। यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। इट इज़ न्यू मून नाइट और अमावस्या, यानी कि 15 डेज़ के बाद फोर्टनाइट। दूसरी क्या होती है? अमावस्या। अमावस्या जिस दिन नो मून, यानी कि चांद नहीं निकलता है पूरा आसमान में, कहीं भी आप देखो चांद नहीं मिलेगा। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। इस दिन आपको जो काला आसमान है वो अच्छा, मतलब यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। अगर वो एक क्लियर नाइट है, यानी कि कोई धुंध वगैरह या ये सब नहीं है, तो आप एक बेहतरीन नाइट स्काई, ब्यूटीफुल नाइट स्काई देख सकते हैं, तारों से टिमटिमाता हुआ। डू यू वंडर वाई कैंट वी सी द मून एंड दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन के समय आपको आश्चर्य है कि हम चंद्रमा और बाकी के तारे जो हैं वो दिन के समय क्यों नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ सूरज की तेज़ रोशनी में, इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ सन, क्योंकि जो सूरज की तेज़ रोशनी होती है, डज़ नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। हमें अलाउ ही नहीं करती है तेज़ रोशनी में कि हम वो हल्के हल्के जो चमकीले डॉट्स हैं वो हम देख पाएँ। द सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। और ये जो सारे के सारे
चाहे सूरज हो गया, चाहे चंद्रमा हो गया, चाहे तारे हो गए, इन सभी को हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़, यानी कि खगोलीय पिंड। सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब होता है खगोलीय पिंड। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, और वो किससे बने होते हैं? गैसेस से बने होते हैं। दे हैव देयर ऑन हीट, उनके पास अपनी खुद की हीट होती है, एंड लाइट, और अपनी लाइट भी होती है, विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इमिट करते हैं, इसको अपने अंदर से बाहर निकालते हैं या उत्सर्जित करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, और इन्हीं खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। द सन इज अ स्टार। सन भी क्या है? एक स्टार है, एक तारा है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। बहुत सारे ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई, काउंटलेस यानी कि अनगिनत, ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो बाकी के सारे तारे हैं आसमान में, वो भी हमारे सन की तरह ही हैं, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, बट हमें उनकी लाइट और हीट यानी कि रोशनी या फिर गर्माहट फील नहीं होती। एंड दे लुक अस टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, और वो हमें छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूर हैं, बहुत सारे प्रकाश वर्ष हमसे दूर हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपने ऐसा देखा भी होगा कि जो चीज़ें दूर होती हैं वो हमें छोटी दिखाई पड़ती हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। जब हम एरोप्लेन को देखते हैं हवाई अड्डे पे जाके, या तो वो हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, पर जब वही एरोप्लेन हवा में ऊपर से उड़ के आता है तो ऐसा लगता है छोटी सी चिड़िया जा रही है। तो जो चीज़ें दूर होती हैं वो हमें छोटी दिखाई देती हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. और रात को आकाश को देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न को भी देख सकते हैं। यानी कि जब आप रात को आसमान देख रहे होंगे तब आप ऐसा भी नोटिस करेंगे कि बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो आपस में मिलके एक दूसरे के साथ पैटर्न्स बना रहे हैं। इन्हीं पैटर्न्स को हम कंजलेशंस भी कहते हैं, जैसे उर्सा मेजर, जिसको हम बिग बियर भी कहते हैं, वो क्या है? एक कंजलेशन ही है। वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट रिकॉग्नाइजेबल कंजलेशंस इज सप्तऋषि। सप्तऋषि हिंदी का मीनिंग है जो ऋषि थे 7, उनके नाम पे दिया गया है। तो ये भी क्या है? एक कंजलेशंस है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। क्या है? 7 तारों का एक समूह है। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर, जो उर्सा मेजर का पार्ट है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कंजलेशंस इन द स्काई। अभी कह रहा है कि अपने से बड़ों से पूछो ताकि वो तुम्हें ढेर सारे इस तरह की चीज़ें दिखा सकें, जैसे कंजलेशंस हो गए या तारे हो गए, ये सारी चीज़ें। इन एंशियंट टाइम्स, यानी पुराने समय में, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। पुराने समय में जब जीपीएस वगैरह नहीं होते थे तब लोग क्या करते थे? इन्हीं तारों का, सप्तऋषि का, उर्सा मेजर का और ध्रुव तारे का, जिसको पोल स्टार बोलते भी हैं, उसका इस्तेमाल करते थे डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए। यहाँ पे लिखा है द नॉर्थ स्टार, जिसको हम पोल स्टार भी कहते हैं और हिंदी में उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशंस। ये वो तारा है जो हमेशा अपनी एक ही पोजीशन में मिलेगा। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम सप्तऋषि की सहायता से, जो सप्तऋषि जो कंजलेशन है उसकी सहायता से हम इसे लोकेट कर सकते हैं। लुक एट द फिगर 1.1। अब इस फिगर में देखिए, लड़की है फेसिंग नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की तरफ देख रही है। द पॉइंटर स्टाफ, ये जो 7 ऋषि हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही है सप्तऋषि वाला तारा। और इन्हीं के 2 तारों से अगर ध्यान में दोगे तो तुम्हें एक तीसरा तारा दिखाई देगा जो होगा नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार। सम सेलेस्टियल बॉडीज डो नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट।
कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं, कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। उनके आसपास से मतलब ये नहीं कि पास में है, बहुत दूर है, पर दूसरे स्टार्स की लाइट से वो चमकते हैं। सच अ बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। यानी कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है और जो कि दूसरे स्टार्स या स्टार्स की लाइट से चमकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडरर्स। पिंड ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपनी रोशनी नहीं होती है और वो तारों की रोशनी से जगमगाते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? प्लैनेट्स या फिर ग्रह। तो ग्रह शब्द है, ये ग्रीक शब्द प्लैनेटाई से लिया गया है और इसका अर्थ होता है घूमने वाले। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। जिस अर्थ पे हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, ये भी क्या है? एक तरह का प्लैनेट है, एक प्लैनेट ही है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अब इसके पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है, इसके पास अपनी खुद की हीट नहीं है। ये दोनों चीज़ें ये सूरज से लेता है। सूरज क्या है? एक स्टार है, विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार, जो हमारे सबसे पास का स्टार है। बाकी सारे स्टार्स सन की तुलना में ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। इफ़ वी लुक एट अर्थ from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon that we see in the night sky is a satellite। आकाश में जो हम चंद्रमा देखते हैं वह एक उपग्रह है। यह इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। यह क्या है? हमारी पृथ्वी का ही साथी है और इसके चारों ओर घूमता रहता है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट्स गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और इसी पृथ्वी की तरह 7 और भी ग्रह हैं, 7 और भी प्लैनेट्स हैं जो सूरज से ही लाइट को और हीट को लेते हैं। उनके भी ढेर सारे अपने चंद्रमा हैं, किसी पे एक है, किसी पे बहुत ज़्यादा है, सैटर्न पे बहुत ज़्यादा है। सोलर सिस्टम को हिंदी में सौरमंडल कहते हैं। यानी कि सूर्य के आसपास का जो मंडल है उसे क्या कहेंगे? सौरमंडल कहेंगे। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, जिनको हम एस्ट्रॉइड्स भी कहते हैं, मेटेरॉइड्स भी कहते हैं। अच्छा, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, इनके अलावा और भी होते हैं खगोलीय पिंड जिनको एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिनका डायमीटर कुछ किलोमीटर्स तक हो सकता है, कुछ मीटर से लेके कुछ किलोमीटर्स तक हो सकता है। मेटेरॉइड्स भी होते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया, देखते हैं क्या है। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। इसके आसपास क्या है? रिंग्स हैं। किसके आसपास? जुपिटर के आसपास, सैटर्न के आसपास, यूरेनस के आसपास। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। ये क्या है? ये जो स्मॉल डेब्रिस है, मटेरियल होता है, जो कचरा वगैरह होता है या गैसेस वगैरह होती हैं, वो क्या होती हैं? प्लैनेट के आसपास घूमने लग जाती हैं और हमें एक बेल्ट की तरह मालूम पड़ती हैं। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। और इन रिंग्स को हम पृथ्वी से भी देख सकते हैं। यहाँ पे मरकरी दे रखा है, वीनस दे रखा है, अर्थ दे रखा है, मार्स। ये क्या है? ये सन है हमारा, ये मरकरी है सबसे पास में, जो सेकेंड ऑर्बिट है वो उसमें वीनस है। अर्थ जो है वो थर्ड ऑर्बिट में, यानी अर्थ जो हमारा सन से 3rd नंबर का प्लैनेट है। तो जो सन है, सन के बाद वीनस है, वीनस के बाद मरकरी है, मरकरी के बाद अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, उसके बाद में सैटर्न है और यूरेनस है। ये ढेर सारे प्लैनेट है। ये सारा क्या है? ये सारा सौरमंडल है। नेक्स्ट पेज पे आए। Do you know Sol is a Roman mythology? In Roman mythology is a sun god. Sol क्या है? रोमन मैथोलॉजी में एक सन गॉड है। द सोलर मीन्स related to the sun, the family of the sun, therefore be called solar system. We often call it as a solar family, क्योंकि सोलर के आसपास, सूर्य के आसपास के सारे तारे हैं तो हमने क्या कहते हैं? इस सोलर फैमिली है। और सन क्या है? इसका हेड है। द सन
द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन कहाँ है? सोलर सिस्टम के सेंटर में है। इट इज़ अ ह्यूज, ये काफ़ी बड़ा है, एंड मेडअप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, और ढेर सारी जो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस जिनका जो टेम्परेचर होता है वो कई हज़ार डिग्री सेल्सियस में होता है। इट प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, और ये क्या करता है, ये अपनी तरफ सारे के सारे जो सोलर सिस्टम में बाकी के प्लैनेट्स हैं उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिससे कि ये उनको रोक सके उनकी कक्षाओं में, ऑर्बिट्स में। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, और हमारे पूरे सौरमंडल में जो हीट है या लाइट है उसका मेन सोर्स उनका क्या है? सन है। सोर्स का मतलब होता है जहाँ से ये हीट और लाइट आ रही है। बट द ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो बिकॉज सो मच बाय अस, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, और ये हमसे काफ़ी दूर है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गर्मी या लाइट का एहसास नहीं होता है, मीडियम में होता है, जिससे यहाँ पे लाइफ चलती रहती है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, और हम इसको कहते तो हैं नियरेस्ट स्टार, बट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। वर्ड ऑरिजिन, मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में जो उसके खुद के नहीं होते, वो किसी और लैंग्वेज से लिए गए होते हैं। जियोग्राफी, फॉर एग्जांपल, जियोग्राफी इज़ एन इंग्लिश वर्ड, इट हैज़ इट्स ऑरिजिन इन ग्रीक विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अब जो ये इंग्लिश वर्ड है जियोग्राफी, इसका ग्रीक भाषा में मतलब उल्लेख हुआ है, और जो जिसका डिस्क्रिप्शन जो है वो अर्थ से मैच करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, जी मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। अच्छा, लॉजी दे रखा है यहाँ पे। जियो का मतलब होता है अर्थ, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ। तो जियोलॉजी क्या हो गई? स्टडी ऑफ अर्थ। जियोमेट्री क्या होती है? मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। तो जियोमेट्री का मतलब क्या हो गया? जिसमें हम बहुत जियोमेट्री में हम ज़्यादातर मेजरमेंट्स की बात करते हैं। और जियोआइड, रिजेंबलिंग द शेप और द फॉर्म ऑफ अर्थ। जियोआइड एक शेप होती है जो अर्थ से मैच करती है, ओवल टाइप से। Humans have always been fascinated gazing at the sky. Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. अच्छा, जो ह्यूमंस होते हैं वो ऑलवेज ही हमेशा ही फैसिनेट हुए हैं, आश्चर्यचकित हुए हैं, अचंभित हुए हैं नाइट स्काई को देख के। और जो लोग इसकी पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, हमारे इंडिया के ही काफ़ी पहले हो चुके हैं। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। और सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कि जो हमारा मून है एंड द अलग और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो शाइन करते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होकर जब इन प्लैनेट्स पर पड़ती है तब ये हमें दिखाई देते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। हम प्लैनेट्स पढ़ते हैं यहाँ से। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में, सौरमंडल में 8 प्लैनेट हैं इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर, और ये हमने डिस्टेंस के आधार पर बताए हैं कि 8 नहीं, डिस्टेंस के आधार पर नहीं, डिस्टेंस के ऑर्डर में बताए हैं। एक मरकरी है, वीनस है, अर्थ है। सबसे पहले मरकरी आता है। अगर आप सूरज से दूर चलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मरकरी मिलेगा, फिर वीनस मिलेगा, फिर अर्थ मिलेगा, मार्स मिलेगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एक ईजी वे है इसको मेमोराइज़ करने का। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये इसकी ट्रिक है। ये लाइन आप याद करेंगे, लिख के देखो तो आप इसके पहले पहले अक्षर से ये फाइंड कर सकते हैं कि सौरमंडल में ग्रहों का जो ऑर्डर है वो क्या है। सबसे पहले मार्स, वो मरकरी पड़ेगा, फिर वीनस पड़ेगा, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रह कहीं भी मूव कर रहा है। इन सब का जो
पाथ होता है वो पहले से ही डिफाइनेड होता है, एक ऑर्बिट होती है, उसी में ये घूमते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी घूम सकते हैं। द सन इन द फिक्स्ड पाथ्स, दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, और ये जो हैं इलोंगेटेड होते हैं, गोल नहीं होते हैं, ऑर्बिट्स होती हैं वो। ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, यानी कि मंडल के सभी 8 ग्रह जो हैं वो अपने निश्चित पथों पर सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये रास्ते लंबे हैं, एलोंगेटेड हैं, उन्हें कक्षाएं कहा जाता है, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। जो मरकरी है, मरकरी जिसको हम हिंदी में बुध कहते हैं, इज़ द नियरेस्ट टू द सन, ये सबसे पास है, नज़दीक है सन के। इट टेक्स ओनली 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट, यानी कि इसको सिर्फ 88 दिन लगते हैं सूरज का एक चक्कर लगाने में, और हमारी पृथ्वी को पूरे 365 दिन लगते हैं। वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अ अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द दैट ऑफ अर्थ, और जो वीनस ग्रह है उसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि ये देखा गया है कि इसका शेप साइज ज़्यादातर मैच कर जाता है अर्थ से। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज एन कंसिडर्ड एज एन प्लैनेट, 2006 तक हम ऐसा मानते थे कि प्लूटो भी एक प्लैनेट ही है। हाउएवर, जबकि इन मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एक मीटिंग हुई थी जिसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहते हैं, उसमें एक निर्णय लिया गया कि प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज सेरेस, ये क्या है, खगोलीय पिंड है, ना कि एक ग्रह है। ए रिसेंट पास्ट में भी कॉल्ड डॉर्फ प्लैनेट्स, और अब कुछ दिनों से इसको मतलब पिछले कुछ सालों में इसे डॉर्फ प्लैनेट्स का नाम दिया गया है। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, जो अर्थ है वो तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है सूर्य के। इन साइज़ इट इज़ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज़ के आधार पर देखें तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटनेड एट द पोल्स, और पोल्स पे थोड़ा सा चपटा है। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज जॉइड, इसीलिए हम इसको जियोइड कहते हैं। जियोइड का मतलब होता है इसीलिए हम इसको जियोइड कहते हैं। जियोइड एक शेप का नाम है, और जियोइड का मतलब होता है एन अर्थ लाइक शेप फ्लैटनेड एट द पोल्स। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ एंड प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ, जीवन को समर्थन देने के लिए जो परिस्थितियाँ होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ही फाउंड करी जा सकती हैं, सिर्फ अर्थ पे ही मिलती हैं। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड, जो पृथ्वी है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, और इसके पास पानी भी है और हवा भी है, जो कि काफ़ी सारे प्लैनेट्स पर नहीं पाई जाती, इसीलिए उन पर लाइफ संभव नहीं है। द एयर हैज़ अ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, और एयर भी ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई सी भी एयर है, एयर में जो लाइफ सपोर्टिंग गैसेस होती हैं, जो जीवन के लिए पनपने के लिए ज़रूरी गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, वो भी पाई जाती हैं। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो इसीलिए इस पर लाइफ भी पॉसिबल है, क्योंकि इस पर ऑक्सीजन है, गैसेस हैं, पानी है, ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए इस पर गैसेस और जीवन पॉसिबल है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, अगर हम आसमान से देखें खूब ऊंचाई से तो हमें जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो ब्लू मालूम पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 यानी 2/3 हिस्से पे सिर्फ और सिर्फ पानी है, और इसीलिए इसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि हमें नीला दिखाई पड़ता है। द मून, अवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट, अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4, यानी कि 1/4, 1/4, यानी कि इसका अगर पृथ्वी का डायमीटर 4 है तो उसका सिर्फ 1 है, 1 यूनिट है। इट अपीयर्स बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू अवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। अच्छा, ये हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये अर्थ के काफ़ी नज़दीक है बाकी खगोलीय पिंडों की तुलना में। इट इज़ अबाउट 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that of from the Moon.
अब जो इसका जो डिस्टेंस है वो लैक में है और जो सन का डिस्टेंस है वो मिलियंस में है, तो इसीलिए ये हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे काफ़ी पास है। द मून मूव्स अराउंड द सन इन 27 डेज़। जो मून है, जो चंद्रमा है, वो अर्थ के का चक्कर लगाता है 27 दिनों में। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और इट टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट द वन स्पिन, और इसको अपने आप में एक चक्कर लगाने में भी उतना ही समय लगता है जितना कि मून जो है अर्थ के आसपास रिवॉल्व करने में जितना टाइम लगता है, उतना ही खुद का एक स्पिन कंप्लीट करने में भी उतना ही टाइम लगता है। एज अ रिजल्ट होता क्या है, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस। इसीलिए हमें सिर्फ एक ही साइड जो है मून की वो विजिबल होती है, क्योंकि ये लगभग सेम उतना ही घूमता है, एक ही स्पिन लगा पाता है 27 दिनों में। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। और मून पर जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं है लाइफ के पनपने के लिए। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस। इस पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स एरियाज़ हैं और गड्ढे भी हैं ऑन दिस सरफेस। दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस। और जिनसे होता क्या है, मून की जो सरफेस है उस पर परछाई पड़ती है। डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। इसका मतलब है कि लाइट जो है, पहली बात तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलती है और इसको अर्थ तक आने में सिर्फ 8 मिनट्स ही लगते हैं। 8 मिनट्स भी कंप्लीट नहीं लगते। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ मून ऑन 21 जुलाई 1969। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं वो पहले आदमी थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। कब? 21 जुलाई 1969 को। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। अब आप ये पता करिए कि क्या किसी इंडियन ने भी चांद पर कदम रखा है। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है, खगोलीय पिंड है, जैसे कि चंद्रमा, जो कि प्लैनेट्स के अराउंड मूव करता है, बिल्कुल वैसे जैसे सन के अराउंड हमारी अर्थ मूव करती है। कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं, सारे के सारे प्राकृतिक नहीं होते, जिसको हम आर्टिफिशियल बॉडी भी होती है, जिसको ह्यूमंस बनाते हैं सैटेलाइट्स को। इट इज़ डिज़ाइनड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। सैटेलाइट क्यों बनाते हैं? क्योंकि या तो हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी चाहिए होती है, या फिर हम कम्युनिकेशन, दूर संचार के लिए बनाते हैं, जिससे हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो। इट इज़ कैरिड बाय रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इसको रॉकेट से ले जाया जाता है और इसकी जो ऑर्बिट्स होती हैं, जो पहले से ही ऑर्बिट्स का चयन किया जाता है कि किस ऑर्बिट में जाएगा, और उसमें ले जाकर उसे छोड़ दिया जाता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस जो अभी तक गई हैं वो क्या हैं? इनसैट, IRS, एड्यूसैट, ये सारी की सारी सैटेलाइट्स के नाम हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स के अलावा, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज़। अब ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड में सिर्फ बड़े बड़े स्टार्स हैं या फिर तारे हैं या फिर सैटेलाइट्स हैं, खगोलीय पिंड हैं, प्लैनेट्स हैं। इनके अलावा कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं रॉक्स के, विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, जो कि सन के आसपास जो कक्षाएँ हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, उनमें घूमते रहते हैं। दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। इन्हीं को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। देखो, मार्स और जुपिटर के बीच में जो जगह है उसी में बेल्ट्स होती हैं, कुछ कक्षाएँ हैं, ऑर्बिट्स हैं, उनमें ये पाए जाते हैं। क्या? एस्ट्रॉइड्स, meteorites. The small pieces of rocks which move around the sun are called meteorites. The small pieces of rocks, यानी कि जो कुछ पीसेस होते हैं रॉक्स के जिनका डायमीटर कुछ किलोमीटर्स में हो सकता है, कुछ मीटर से लेके, वो सन के अराउंड घूमते रहते हैं,
समटाइम्स दीज meteorites कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कई बार ये जो होते हैं मीटराइट्स अर्थ के आसपास आते हैं और गिर भी जाते हैं अर्थ पे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, इस प्रोसेस में होता क्या है कि जब ये अर्थ के वातावरण में आते हैं तो एक बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है इन पे, और उससे क्या होता है ये जलने लग जाते हैं। और इट काजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हालो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अर्थ के फ्रिक्शन से जो गर्मी पैदा होती है मीटराइट में, उससे वो पूरी तरह जल नहीं पाते हैं और रॉक के फॉर्म में वो ज़मीन पर आके गिर जाते हैं, और उससे होता क्या है पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। डू यू सी अ वाइटिस ब्रॉड बैंड लाइक वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई। ये इसकी बात कर रहा है कि जो पाथ दिखाई दे रहा है इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। तो जो वाइट बैंड सी है एक, ये क्या है क्लस्टर है, एक गुच्छा सा है मिलियंस ऑफ स्टार्स। दिस बैंड इज़ मिल्की वे। इसको हम कहते इसी बैंड को, इस गुच्छे को हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ये क्या है गैलेक्सी है। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, और इसी मिल्की वे गैलेक्सी का हमारा सोलर सिस्टम पार्ट भी है। इसी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम आता है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिनेड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। पुराने समय में ये माना जाता था कि ये क्या है रिवर ऑफ लाइट है, एक रोशनी की नदी है जो बह रही है आसमान में। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, इसीलिए इसको आकाश गंगा भी कहा जाता है हिंदी में। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, गैसेस। और गैलेक्सी में सिर्फ स्टार्स ही नहीं होते, क्लाउड्स भी होते हैं डस्ट के, गैसेस के भी गैसेस होती हैं बहुत सारी। तो ये सारी चीज़ें गैलेक्सी में पाई जाती हैं। देयर आर मिलियन ऑफ सच अ गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। और मिलियन ऑफ गैलेक्सीज होती हैं जो एक यूनिवर्स को बनाती हैं। एक ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हो सकती हैं ऐसी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। और ये काफ़ी मुश्किल है कि ये जानना कि यूनिवर्स हमारा कितना बड़ा है, और अभी भी वैज्ञानिक इस पर खोज जारी कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, अभी भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है, इसका साइज़ क्या है। तो हमारा चैप्टर पूरा होता है। सबसे हमारे पास हम किस पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। अर्थ किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। और मिल्की वे गैलेक्सी किसका पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है। यानी यूनिवर्स सबसे बड़ा, उसके अंदर गैलेक्सीज बहुत सारी मिलेंगी, उसके अंदर सोलर सिस्टम बहुत सारे मिलेंगे, उसके अंदर अर्थ के जैसे प्लैनेट्स भी बहुत सारे मिलेंगे। और हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।